क्लास 10 में या फिर माइनर क्लासेस में आप लोग इस चैप्टर को रेस्ट एंड मोशन के बारे में जानते हो और क्लास 11 में आपका सारा का सारा मोशन है और मोशन एनालिसिस है। ठीक है, आप पढ़ोगे लीनियर मोशन। ठीक है ना, आप कितने किस्म की मोशन पढ़ने वाले हो देखो, आप पढ़ोगे लीनियर मोशन, फिर आप पढ़ोगे टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में लीनियर मोशन में आप ये मोशन अराउंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई चीज को ऊपर फेंका गया और नीचे आया, फिर दोनों मोशन को अगर जोड़ दोगे तो मोशन कुछ ऐसे बनेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पढ़ोगे। फिर आप लोग पढ़ोगे उसके बाद अबाउट सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन के साथ इस मोशन को जोड़ देंगे तो मिलेगा आपको रोलिंग मोशन, घूमते हुए कोई चीज आगे जा रहा है, रोलिंग मोशन। फिर आप पढ़ोगे ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन के साथ इस मोशन को जोड़ दोगे मिलेगा वेव मोशन। कहने का मतलब हुआ ये तो आपको हर मोशन में घुला हुआ मिलेगा। ठीक है, you will see this motion plus this motion is equal to this motion, this motion plus this motion is equal to this motion, this motion plus this motion is equal to this motion। मतलब ये मोशन का फंडामेंटल्स आपको मालूम होना जरूरी है क्योंकि हर जगह ये मिला हुआ मिलेगा। और जब हम मिलेंगे जोड़ेंगे चीजों को तो हमें जोड़ना होगा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, दे आर ऑल वेक्टर्स, तो हमें वेक्टोरियली जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों मोशन का वेलोसिटी को वेक्टोरियली जोड़ दो, यू गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो लाइक दैट इतने सारे मोशन है क्लास 11 में, मोशन अराउंड स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोलिंग मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव मोशन। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरा ईयर एंड में देखोगे क्या हुआ, मोशन ही अपना खराब हो गया। यू नो मेडिसिन टर्म में मोशन का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? मोशन किसको कहते हैं? मोशन कहते हैं एक्सक्रिएशन को, दैट इज लूज मोशन हो गया, मतलब क्या हो गया मोशन। यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो ये काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है? काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें किसी एक पार्टिकल का मोशन को एनालिसिस किया जाता है विदाउट एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो ये अगर इतना वेलोसिटी है वहां पर कितना वेलोसिटी होगा। आप ये नहीं पूछ सकते हो कि क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है वाला पार्ट को एनालिसिस करेंगे जिस चैप्टर को, उसको कहते हैं काइनेटिक्स। अब हम लोग बात करें काइनेमेटिक्स, एनालाइजिंग मोशन विदाउट एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स में शुरू करते हैं। पहला चीज जो आपको सबको मालूम है वो है कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, तो पता चलता है इफ ए पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम यू सी इट इज इन मोशन। हियर by position what we mean, it is called position vector। तो पहला चीज है a body is said to be in motion if it changes its position with respect to time। समय के साथ अगर अपना पोजीशन बदल रहा है तो हम कहेंगे मोशन में है। हियर बाय पोजीशन आई मीन द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या था आपको याद होगा? जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ पर है, से कोई पॉइंट 3-4 में है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता था? ये वेक्टर। अगर ये पॉइंट को हम ए कहेंगे, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जिसका x कॉम्पोनेंट होगा 3, y कॉम्पोनेंट होगा 4, और ये वेक्टर को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 3i कैप प्लस 4j कैप। मतलब पार्टिकल अगर अपना कोऑर्डिनेट बदल देगा, यहां से यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, कहीं भी आ गया, ये वेक्टर बदल जाएगा। सो इफ द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स कोऑर्डिनेट्स तो हम कहेंगे इसका पोजीशन वेक्टर बदल रहा है। बट टेक्निकली हम लोग कहते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ अगर पोजीशन बदल रहा है तो हम कहेंगे इट इज इन मोशन। अगर उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है इट इज नॉट इन मोशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय ए पार्टिकल is nothing but the length of the path
कोई पार्टिकल यहां से शुरू किया, घूम फिर के यहाँ पे आ गया, तो अगर कोई पार्टिकल ऐसा रास्ते में होके यहाँ पे आ गया, ये जो रास्ता है इस रास्ता का लेंथ कितना था, ठीक है, दिस एंटायर लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं इसके बारे में? इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। खाली पोजीशन लिखने से बाई चांस आप लोग मिस कर जाओगे, क्योंकि मैं पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं। इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। अच्छा, ऐसा है क्या? तो चलो थोड़ा समझते हैं। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई पार्टिकल मान लो यहाँ पे था, इट वाज एट पोजीशन ए, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? पी ए वाज इट्स पोजीशन वेक्टर। अब ये पार्टिकल कुछ ऐसा रास्ता करके आके यहाँ पे पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? एट ए न्यू पोजीशन पी, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया पीबी, ठीक है। तो पहले था पीए, अब हो गया पीबी। हम निकालना चाहते हैं पीबी माइनस पीए, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। थोड़ा ध्यान से देखो तो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक वेक्टर जोड़ देता हूं और कहता हूं कि ए बी इज ए वेक्टर, तो हम कहेंगे बाय ट्रायंगल लॉ आपको मिलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस ए बी इज नथिंग बट पीबी, है कि नहीं? ये और ये ऑर्डर में है, ये रिवर्स ऑर्डर में है। इसका मतलब ए बी क्या है? यू से ए बी इज ए वेक्टर व्हिच इज नथिंग बट पीबी माइनस पीए। तो पीबी माइनस पीए क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम क्या कहेंगे? एस। तो जब पार्टिकल यहां से यहां पर गया, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए बी वेक्टर। तो फिर माइनर क्लासेस में भी पढ़ाया गया होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर whose magnitude is equal to the shortest distance between the two points। दिख तो रहा है वही, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? ये लेंथ which is the shortest distance between these two points and direction is from the starting point toward the ending point। जो आप जानते थे वही बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज के साथ बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब उस स्टेटमेंट को हम नहीं लिखेंगे। कौन सा स्टेटमेंट? इट इज ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स द एंडिंग पॉइंट और whose magnitude is equal to the shortest distance between these two points। लिखने की क्या जरूरत है? हम लोग माइनर क्लासेस में जानते हैं, तो इसको लिखे आगे। दूसरा, अच्छा देखो तो, जब कोई पार्टिकल यहां से यहां पर गया, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और डिस्टेंस कितना गया है? ये लेंथ गया है, डिस्टेंस है ना, दिस लेंथ इज डिस्टेंस। क्या ज्यादा है आपको लग रहा है? डिस्टेंस मूव्ड इज मोर और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज मोर। क्या ज्यादा है? कौन सा चीज बड़ा है? ऑब्वियसली डिस्टेंस मूव्ड इज मोर, ऑब्वियसली डिस्टेंस मूव्ड इज लुकिंग टू बी मोर। अगर डिस्टेंस मूव्ड इज मोर, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज लेस, तो हम देखेंगे क्या ऐसा कोई केस बता सकते हो जहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस मूव्ड दोनों बराबर होंगे? बता सकते हो? हाँ, यस, यू आर वेरी करेक्ट। काफी लोग बोल देते हैं कि फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। नो, डोंट से फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आया, तब भी वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट होगा इतना, डिस्टेंस होगा ये पूरा चीज, ठीक है। दे आर नॉट इक्वल। अगर पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका डायरेक्शन वो नहीं बदल रहा है, यहां से शुरू किया यहां पे खत्म हुआ, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखेंगे? For unidirectional motion, magnitude of displacement is equal to distance moved। हाँ सर, समझ में आया? अदरवाइज मतलब सारा दूसरा केसेस में अदरवाइज आपको हो गए
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस मूव। क्या ऐसा कोई केस हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन द डिस्टेंस मूव? नो, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नो, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये जानना, इतना जानना काफी है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस आते हैं स्कूल लेवल में, जिस किस्म की क्वेश्चंस में वहां पे नहीं करवाया उसको मैं करवाऊंगा अभी, तो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन इसके ऊपर लिखेंगे। आप लोग थोड़ा लिख लीजिए इसको। चलिए डिस्प्लेसमेंट को बेहतर समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल changes its position from, question number 1, from 3i cap plus 4j cap meter to 6i cap minus 2j cap meter. Find डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आने से काफी लोग डर जाते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ। जो जानते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, सो सिंपल। तो हम कहेंगे आंसर क्या हो गया, सोल्यूशन इज सो सिंपल। आप में से हर कोई कह सकता है डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो मेडिकल एंट्रेंस में आता है। चेंज इन पोजीशन मतलब कौन सा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। काफी बुक में पोजीशन को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं पी से करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आर वेक्टर से होता तो आप 2 - R1 लिख देते। अब क्या हो जाएगा, 6i cap minus 2j cap माइनस 3i cap plus 4j cap, ठीक है। तो it is coming out to be 6 minus 3i cap minus 2 minus 4 minus 6j cap meter. The displacement is this. कितना सिंपल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई हड़बड़ा आपको सबका आता है, ये हड़बड़ाने वाली क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्टिकल और ए मैन moves 10 meter in direction of positive x-axis, then turns right and moves 10√3 meter, then using a lift he moves up by 20√3 meter, ठीक है। दो चीज निकालना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला है तो हमें वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वेक्टोरियल फॉर्म में मतलब ग्राफिकली तो नहीं लिख सकते, हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे या फिर ऑर्थोगोनल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, कोई पार्टिकल मूव किया है, कोई बॉडी मूव किया है, कोई आदमी मूव किया है। कैसा मूव किया है, पहले गया 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको याद होगा जब मैं शुरू में आपको पढ़ा रहा था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कोई आदमी अगर ऐसे गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट को कहते थे दिस मच इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस मच इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट इज 5 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 4 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसे लिखते थे। अभी भी कुछ ऐसा ही करेंगे। आप जानते हो कि अगर मैं इसको लेता हूं एक्स एक्सिस, ये होगा मेरा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस विल बी परपेंडिकुलरली कमिंग आउट, बाहर की तरफ होगा जेड एक्सिस। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, जो लैंग्वेज में लिखा है उसी को सीधे सीधे लिखेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। ए मैन मूव्स
10 meter in the direction of positive x axis. So he moves 10 meter in the direction of positive x axis. पूरा चीज इतने में आ गया. And टॉर्क्स राइट. अब इधर गया, राइट टॉर्क किया. बताओ ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आया. कितना आया? 10√3. तो क्या लिखेंगे? 10√3 जेके और -10√3 जेके. -10√3 जेके, -10√3 जेके. फिर क्या किया? लिफ्ट पकड़ के ऊपर चला गया. तो वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. कितना गया? 20√3 मीटर. तो 20√3 के लिखेंगे कि -20√3 के लिखेंगे? नो 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 नो. जेड एक्सिस इज इनवर्ड. जेड अभी जेड एक्सिस आउटवर्ड है, वो गया भी ऊपर है ना. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. हाँ, तो प्लस 20√3 के हो गया. कितना ही तो पूछा था. हाँ, अगर वो पूछा होता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ हमें निकालना आता है. 10 स्क्वायर प्लस -10√3 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर होल डबल. You calculate, it is coming out to be 40 meter. How far he is from the starting point? He is at a distance of 40 meters from the starting point. समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3. जो क्वेश्चन स्कूल में पूछ सकते हैं, जेईई में आ सकता है डिस्प्लेसमेंट के रिलेटिव, वही करवा रहा हूँ. बाकी समझाने के लिए काफी वीडियो में आपको दे चुका हूँ, वो सब आपको करना है. फिर भी यहाँ पर मुझे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन सामने आ रहा है, तो लिखेंगे कि ए डिस्क ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग. A disk of radius r is rolling on a horizontal floor. Oh, disk is rolling on a horizontal floor. Find displacement of lowest point of disk when the point reaches the highest position. When the point reaches the highest position, ऐसे करके दिया है. थोड़ा समझने की कोशिश करो. क्या दिया है? दिया है कि कोई डिस्क रोल कर रहा है. ये रोल कर रहा है, डिस्क का रेडियस है r. ठीक है, ये रोल कर रहा है किसी एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे. ये उसका लोएस्ट पॉइंट है. जब तक ये एक बार घूम लेगा, ये लोएस्ट पॉइंट फिर से जब तक नीचे आ जाएगा, तब तक डिस्क भी तो कुछ आगे चला गया होगा. डिस्क मस्ट बी हियर, तो पॉइंट फिर से नीचे आ गया. नाउ दिस पॉइंट इज अगेन हियर. क्या आप बता सकते हो जब तक ये एक बार घूम के नीचे आ गया है पॉइंट, तब तक ये कितना दूर गया होगा? हाउ फार इट मस्ट हैव गॉन? कितना दूर गया होगा? 2 पाई आर. तो 2 पाई आर गया होगा, सबको मालूम है. ठीक है, ये गया होगा 2 पाई आर. क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखो. बोला कि ये पॉइंट जब हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचा, मतलब कैसे गया? आप सोचो, जैसे जैसे ये घूमने लगा, तो ये पॉइंट चढ़ने लगा, ऐसे करके आया होगा. दिस पॉइंट मस्ट हैव गॉन इन ए पाथ लाइक दिस. ऐसे करके कैसे करके फिर से आके इधर उतरा. जब वो पॉइंट हाईएस्ट पोजीशन में था, तो फिर डिस्क कहां पे होगा? डिस्क भी तो यहाँ पे होगा. तो डिस्क क्या बता सकते हो? जब तक ये हाईएस्ट पोजीशन में था, जब तक ये आके हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचा, क्या बता सकते हो कि डिस्क कितना दूर मूव किया होगा? ये 2 पाई आर गया था, अब गया होगा पाई आर. हमें क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट. कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट अभी यहाँ पे आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट निकालना क्या बड़ी चीज है? वो तो कोई भी निकल सकता है. कैसे? ए वेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट लाइक दिस. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. कितना इंटरेस्टिंग है. अब आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन ये हाइट तो आपको मालूम है, ये 2r है. ये कितना है? ये पाई r है. तो क्या आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते? तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज
2r का स्क्वायर पाई r का स्क्वायर होल बराबर ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट में जाके पहुंचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस पाई r का स्क्वायर होल बराबर पाइथागोरस थ्योरम। कितना सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विल सी व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज स्पीड। स्पीड पॉइंट नंबर 4 में हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट्स में जा रहे हैं। हम लोग अभी तक देख चुके हैं व्हाट इज मोशन, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी सी व्हाट इज इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड। मेरा बीमारी में पढ़ाते वक्त रुकता नहीं हूं। आप लोगों को जब भी चाहिए सर प्लीज वेट बोल देने से मैं रुकूंगा। ठीक है, ठीक है। सो एक्सीलरेटर इन माई हैंड, मैं दाबने की कोशिश करूंगा भगाने के लिए, ब्रेक इन योर हैंड, लेट अस मूव टुगेदर। इंस्टैंटेनियस स्पीड जी क्या लिखेंगे? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस मूव्ड। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? इफ a particle moves a distance ds in a small interval of dt seconds, then speed is ds by dt, जिसमें ds क्या है? डिस्टेंस मूव्ड। dt क्या है? वेयर, ध्यान रहे, वेयर dt इज ए स्मॉल इंटरवल क्लोज टू इंस्टेंट ऑफ कंसर्न। थोड़े डिफिकल्ट वर्डिंग से लेकिन समझना जरूरी है। वे लुंदू पुंदू वाला डेफिनेशन लेंगे ना, हो सकता है आपका काफी न्यूमेरिकल बन जाएगा, लेकिन एन वक्त आप फंस जाओगे। जब इसके ऊपर हम कैलकुलस का तड़का मारने की कोशिश करेंगे तब फंस जाओगे। नाउ लेट मी लिटरली मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल। कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड था। कोई पूछा उसका स्पीड कितना है, आप बोलोगे बोलो कब चाहिए? t इक्वल टू 2 सेकंड में कि t इक्वल टू 10 सेकंड में, t इक्वल टू 5 सेकंड में, कौन सा समय में स्पीड? मैं और क्लास से निकला, घूमने सब तक गया, रास्ते में हर जगह स्पीड बराबर नहीं थे। कोई पूछेगा तुम्हारा स्पीड कितना है, बोले कब बोलो? रात के 9 बजे कि शाम को 6 बजे कि सुबह 4 बजे? कितना अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड था। कोई आपको स्पेसिफाई किया, हाँ एट t इक्वल टू 6 सेकंड व्हाट वाज द स्पीड टेल। तो आपको क्या करना है, देखना है कि t इक्वल टू 1 सेकंड, ये t इक्वल टू 0 में चलना शुरू किया, ये हो गया t इक्वल टू 1। सपोज ये t इक्वल टू 2 में यहाँ पे था, t इक्वल टू 3 में यहाँ पे था, t इक्वल टू 6 में वो यहाँ पे था। अच्छा, इधर से जा रहा था तो आप कहोगे हाँ t इक्वल टू 6 में तो पार्टिकल वाज हियर, तो यहाँ पे उसका स्पीड क्या है? तो आपको करना क्या है, वी हैव टू कंसीडर द मोशन ऑफ द पार्टिकल फॉर ए स्मॉल इंटरवल t इक्वल टू 6 टू t इक्वल टू 6 प्लस dt। छोटा सा इंटरवल t इक्वल टू 6 प्लस dt। ठीक है, तो dt क्या है? छोटा सा इंटरवल है। मान लो कि dt का वैल्यू है, सपोज हम कहेंगे dt इज 0.001, इतना छोटा सा 0.001 सेकेंड्स, मतलब काफी छोटा समय। उतना छोटा सा समय में ये कितना दूर गया? दैट इज ds। अगर ये छोटा सा समय में वो ds डिस्टेंस गया तो यहां पर स्पीड कितना था? ds बाई dt। इतनी समय में वो ds डिस्टेंस गया है। ठीक है, छोटा सा क्यों लेते हैं? क्योंकि ज्यादा ले लेंगे तो फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग स्पीड था। छोटा सा समय में लेंगे तो जो स्पीड मिलेगा उसको हम कहेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड। अदरवाइज एक दूसरा स्पीड भी है जिसको एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, फिर तो ओ आ जाएगा। हम इंस्टैंटेनियस स्पीड मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे t इक्वल टू 6 पे हमें स्पीड चाहिए, तो t इक्वल टू 6 प्लस डेल्टा t।
t इक्वल टू 6 से t इक्वल टू 6 प्लस डेल्टा t, छोटा सा इंटरवल में वो कितना दूर गया पहले पता कर लो। सपोज गया है वो ds डिस्टेंस, तो ds बाई dt इज द स्पीड एट t इक्वल टू 6। वही लिखाऊं, dt इज स्मॉल इंटरवल क्लोज टू इंस्टेंट ऑफ कंसर्न, जिस समय में आपको चाहिए स्पीड उस इंस्टेंट के आसपास आपको dt सेकेंड लेना है। क्या मैं आपको स्पीड समझा पा रहा हूं? उसका नाम इंस्टेंटेनियस स्पीड क्यों है, समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में उस स्पीड को हम निकाल रहे हैं, उस इंस्टेंट के आसपास छोटा सा। जैसे मान लो कि हम कहेंगे हम राउरकेला से भुवनेश्वर गए एंड इट टेक सपोज 10 आवर्स। कोई पूछेगा तुम्हारा स्पीड कितना था, कब? रात के 9 बजे। तो क्योंकि आवर्स में दिया गया है तो 9 बजे क्या करूंगा मैं देखूंगा कि 9 बजे से शुरू करके 9:01 तक 1 मिनट तक मैं कितना दूर गया था, या फिर 9:01 तक मैं कितना दूर गया था। दैट डिस्टेंस बाय 1 सेकेंड इज द स्पीड एट रात की 9 बजे। समझ में आया? जिस समय में स्पीड चाहिए उस समय के आसपास एक छोटा सा इंटरवल लेना है, वो छोटा सा इंटरवल में कितना डिस्टेंस गया था, दैट डिस्टेंस बाय दैट टाइम विल गिव यू द स्पीड। ओके, so now you clearly see it is distance by time, तो speed is obviously a scalar quantity और उसका यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें समझ में आ गया। चलिए अगर हम निकालेंगे व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो कैसे कहेंगे उसको? आपका 11th क्लास में वेलोसिटी को लेके ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चन से वो सारा करेंगे, इसलिए वेलोसिटी को बढ़िया से पहले समझ लें। वेलोसिटी के बारे में डिटेल्स में भी हम लोग देखेंगे। विल स्टार्ट विथ वेलोसिटी इन द नेक्स्ट क्लास। पहले हम सारा डेफिनेशन खत्म कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। रात की 9 बजे तुम्हारा वेलोसिटी क्या था, तो आपको बोलना पड़ेगा कितना स्पीड में जा रहा था, किस डायरेक्शन में जा रहा था, वो बताना है। तो पहले इसका डेफिनेशन लेते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर है तो वी राइट इट लाइक दिस, तो इट इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। हाँ ये ठीक, इज गिवन बाय ds by dt। हम कहेंगे वेलोसिटी इज ds by dt। चलिए समझते हैं। ये ds by dt तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें से स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, कैसे पता चलता है? वैसे हम जानते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, डायरेक्शन इज टैंजेंट टू द पाथ। कैसे कोई बोल दिया थोड़ी हो जाएगा, हमें समझना है। वही समझने से ही वेलोसिटी का रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कर पाएंगे। बड़ा कंफ्यूजिंग है वेलोसिटी के क्वेश्चंस, बड़े टेढ़े टेढ़े क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको सही डेफिनेशन मालूम है तभी कर पाओगे। किन के लिए बोल रहा हूँ? जो लोग कुछ हायर एंट्रेंस के लिए ऑप्ट करें। स्कूल वालों को फर्क नहीं पड़ता है, स्कूल टीचर्स तो वेलोसिटी और स्पीड में ही अंतर नहीं करेंगे, सब बराबर है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? इट इज ds by dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन यू अंडरस्टूड, नो बट नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन इट। तो क्या है? वेयर ds is a small displacement or is displacement in a small interval dt seconds close to instant of concern। जिस समय में चाहिए उस समय में, उस समय के आसपास एक dt सेकंड लीजिए, ds निकाली, ds is the displacement in that small interval। ध्यान रहे कि when we are talking about instantaneous velocity or speed, we always talk about a small interval। ठीक है, तभी जाके उस पर्टिकुलर समय में रात की 9 बजे क्या स्पीड था, तो 9 बजे से शुरू करके 9:01 तक कितना दूर गया, उसी से उसका स्पीड पता चलेगा। 9 बजे से शुरू करके 11 बजे तक कितना दूर गया था, उससे 9 बजे का स्पीड पता नहीं चलेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो हमें जिस समय में इंस्टेंट ऑफ कंसर्न, जिस समय में हमें चाहिए स्पीड, उसी समय के आसपास एक छोटा सा इंटरवल लेना है।
ठीक है, हम अभी वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक पार्टिकल ऐसा एक रास्ते में जा रहा है, इधर से होते हुए जा रहा था। अब शुरू में चलो मानते हैं कि ये है कोऑर्डिनेट प्लेन, उसका पोजीशन यहाँ था, ठीक है। थोड़ी समय के बाद वो यहाँ पे हो गया है, और आप जानते हो कि उसका मान लो कि ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। शुरू में उसका डिस्प्लेसमेंट ये था, सपोज कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करके गया, और लेट मी ड्रॉ अनदर फिगर। ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम हियर गोज लाइक दिस, यहाँ से स्टार्ट किया। जब वो यहाँ पर पहुंचा तब उसका डिस्प्लेसमेंट था S1, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट था S1, ठीक है। जब वो आके यहाँ पे पहुंच गया तब उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया S2। हमें क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। पहले सोचना है और समझना है कि यहां से यहां तक जाने के लिए हम कितना समय दिए, स्मॉल इंटरवल d की सेकंड। अगर छोटा सा समय दिए तो छोटा सा डिस्टेंस ही क्या होगा, ध्यान रहे। यहां पर देखो, यही इंटरेस्टिंग चीज है पंडा बाबू, इधर देखो। तो हम कहेंगे, हम बात कर रहे हैं अभी छोटे से इंटरवल का। छोटा सा इंटरवल में वो छोटा सा डिस्टेंस गया होगा, छोटा सा डिस्टेंस। सोचो कोई भी कर्व का एक छोटा सा लेंथ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी कर्व, कैसा भी कर्व का छोटा सा लेंथ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो हम कहेंगे अगर यहां से यहां तक छोटा सा समय में गया होगा, दिस कैन बी कंसीडर्ड ऑलमोस्ट एज ए स्ट्रेट लाइन। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे ये डेल्टा S है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि S1 प्लस डेल्टा S इज इक्वल टू S2। S1 प्लस डेल्टा S इज इक्वल टू S2। मतलब जो डेल्टा S निकालना चाहते हो क्या है, S2 माइनस S1। मतलब जो S2 माइनस S1 है यही है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम इसी के बारे में बात करें। तो अगर ये S1 है, ये S2 है, तो ये वेक्टर हो गया डेल्टा S। अच्छा, छोटा सा डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड पार्टिकल का डायरेक्शन मोशन में कोई बदलाव नहीं था। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वही उसका डिस्टेंस मूव है। ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग पार्ट्स आ रहा है यहाँ पे। जो डेल्टा S है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, नहीं। और ड्यूरिंग दिस पीरियड पार्टिकल तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, फिर द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन कांस्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज द डिस्टेंस मूव्ड। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस मूव, इट इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड इटसेल्फ इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव। और हमें क्या निकालना है, v। हमें क्या निकालना है, v। तो हम कहेंगे v जो कि डेल्टा S बाई डेल्टा t होता है, तो हम कहेंगे v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेल्टा S का मैग्नीट्यूड बाय डेल्टा t। डेल्टा S का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेल्टा S का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट दिस स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग, सो इट इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या हो गया ये, स्पीड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड। समझ में आ गया। और बाकी रह गया डायरेक्शन, डायरेक्शन। अच्छा, v इज डेल्टा S बाय डेल्टा t। आप जानते हो कि डेल्टा t इज टाइम, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डेल्टा S इज ए वेक्टर, डेल्टा S इज ए वेक्टर, बट डेल्टा t इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। मान लो डेल्टा t के वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, कोई एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, कोई एक वेक्टर को अगर हम कोई एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, चलो मानते हैं कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कैसे दिखेगा ये वेक्टर, छोटा पड़ जाएगा। ये वेक्टर हो जाएगा f/2। मतलब जब कोई पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी हम डिवाइड करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल जाता है लेकिन डायरेक्शन वही रहता है। कहने का मतलब है डेल्टा S का डायरेक्शन और डेल्टा S बाई डेल्टा t का डायरेक्शन बराबर है। मतलब v का डायरेक्शन डेल्टा S का डायरेक्शन बराबर है। मतलब डेल्टा S का डायरेक्शन क्या था, ये था, तो v का डायरेक्शन कैसा है, इट इज लाइक दिस। सो यू से द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। गो लॉजिकली, आगे नहीं तो फंस जाओगे। तो हम क्या देखें, द वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द स्पीड। वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द स्पीड। ये हमें समझ में आया। तो जो कंक्लूजन हमें वेलोसिटी के बारे में मिला उसको थोड़ा हम लोग लिख डालेंगे। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का पहला वाला डेफिनेशन ज्यादा मजेदार नहीं था,
क्योंकि सारा फंडामेंटल को इंक्लूड कर रहा था। दूसरा वाला डेफिनेशन आसान है याद रखने के लिए, स्कूल वाले वही बताते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज द स्पीड एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। हाँ बात वही हो, but why the velocity is in the direction of motion, that hardly being explained anywhere. You see, the direction of velocity is tangential to the path in the direction of motion. बस वही चीज को हम लोग लिख डालेंगे। Instantaneous velocity, instantaneous velocity of a particle is a vector whose magnitude is the speed and direction is tangential, or direction is along the forwarding tangent। मतलब tangential to the path in direction of motion। ठीक है, जैसे मैं बस समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यहां से कोई चीज को फेंका गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, नीचे गिरा, और मान लो कि यहाँ फेंके हम t = 0 में, गिरा मान लो यहाँ पे t = 8 सेकेंड्स पे। क्या बता सकते हो एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज पैरेलल टू ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल? एट व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज हॉरिजॉन्टल? यहां से फेंके 8 सेकेंड पे यहां पे गिरा। कब उसका पार्टिकल का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल था? यहां पे तो वेलोसिटी ऐसे था, नहीं यहां पे तो वेलोसिटी ऐसे था। कहां पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल था? कौन सा पोजीशन में? कौन सा पोजीशन में हॉरिजॉन्टल था? गेस करके बताइए। हाईएस्ट पॉइंट में, मतलब यहां पर वेलोसिटी वाज हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो यहां से यहां तक जाने के लिए 8 सेकंड लगा, तो सिमेट्री से पता चल रहा है कि यहां पर t = 4 सेकंड में पहुंचा हो। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल में आपको बता दिया कि आफ्टर व्हाट टाइम द वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। कोई पूछेगा नहीं, खाली आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए छोटे-छोटे तरकीब कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको समझ में आ गया। हाँ, व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? स्पीड और वेलोसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी मैं बताया। आप में से कोई पूछ रहा है स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है? अभी तो बताया। स्पीड इज डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और क्या देख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हैज ए मैग्नीट्यूड सेम एज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड एंड वेलोसिटी का अपना एक डायरेक्शन होता है, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। Velocity is a vector. You can say a car is moving with -10 meter per second towards east. मतलब it is moving with 10 meter per second towards west. But you cannot say a car is moving with -10 meter per second because you are not associating any direction. Means we are talking about speed, and speed cannot be negative. A car cannot move with negative speed. समझ में आ रहा है? Velocity can be negative, speed cannot be negative. तो speed और velocity में अंतर क्या है? कोई पार्टिकल के स्पीड के साथ अगर एक डायरेक्शन जोड़ दो तो वेलोसिटी बन जाता है। समझ में आया क्या? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड एंड दिस। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ता, इसका स्पीड क्या है पूछ लेते हैं, काम बन जाता है। ठीक है, तो वहां पर स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस को हम लोग मैटर नहीं करते। लेकिन समय आएगा जहां पर हमें वेलोसिटी को वेलोसिटी की तरह डील करना पड़ेगा। जैसे एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, नॉट रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। ठीक है ना, वो वेलोसिटी के चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कमिंग आउट टू बी द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। टुडे नेक्स्ट क्लास तो विल स्टार्ट विद वेलोसिटी, और वेलोसिटी चलेगा 1-2 क्लास। इतने सारा उसमें क्रिएटिव चीजें हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। आज मैं बेसिक फंडामेंटल जो डेफिनेशन से उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total distance moved to the total time of motion। टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या हो गया? इट इज टोटल डिस्टेंस, कितना दूर गया, कितना डिस्टेंस मूव किया बाय टोटल टाइम। जैसे आप राउरकेला से भुवनेश्वर जाते वक्त आप चाहे कितने भी स्पीड में गाड़ी चला दो, आप कभी 70 में जा रहे हो, कभी 80 में जा रहे हो, कभी 90 में जा रहे हो, लेकिन देखोगे आपका एवरेज स्पीड इज 50 और बिलो 50। क्यों? क्योंकि आपका स्पीड हरदम बराबर नहीं था, और कभी सामने कोई गाय आ गया रास्ते में तो आप गाड़ी स्लो कर दिए, कभी आप हाईवे पे थे तो गाड़ी का स्पीड ज्यादा था, कभी स्पीड ज्यादा था, कभी कम था, होते हुए एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टोटल कितना डिस्टेंस गए, इतना डिस्टेंस गए, इतना समय में गए। कहीं रास्ते में उतर गए, गाड़ी रोक के थोड़ा चाय पी लिए, दैट टाइम इज आल्सो इंक्लूडेड। टोटल टाइम टेकन, राउरकेला से निकले भुवनेश्वर तक पहुंचे, कितना बजे निकले, कितना बजे पहुंचे, उसी से टोटल टाइम पता चलेगा। रास्ते में आप गाड़ी चला रहे थे या खड़े रखे थे या कहीं चाय पी रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं है। इतना डिस्टेंस जाने के लिए आपको इतना समय लगा, तो आपका एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, एंड दैट इज ऑलवेज यू विल सी क्लोज टू 50 और समथिंग। आई हैव ट्राइड इट सेवरल टाइम्स, ठीक है। आप कभी 80 में चला रहे हो, कभी 90 में चला रहे हो, मनी मनी हिसाब करो, इतना किलोमीटर है 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। होता नहीं इसे, हॉर्न्स आया अब ब्रेक लगाया, टोल गेट आया ब्रेक लगाया, हाईवे आया स्पीड बढ़ाया, कभी ज्यादा स्पीड कभी कम स्पीड होके एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज योर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो सिंपल थिंग, एवरीवन अंडरस्टैंड। जब हम स्मॉल डिस्टेंस पे स्मॉल टाइम करते थे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देता था, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 7, नोट पॉइंट नंबर 7। नोट पॉइंट नंबर 7 में देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। अच्छा बताओ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच में डिफरेंस समझ में आता है, तो सोचो कि आप राउरकेला से निकले भुवनेश्वर गए, कितना जल्दी पहुंचोगे, वो कौन सा स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर कि आपका एवरेज स्पीड के ऊपर? एवरेज स्पीड के ऊपर। हाँ, अच्छा, रास्ते में कहीं एक एक्सीडेंट हुआ, कितना सीवियर एक्सीडेंट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर कि एवरेज स्पीड के ऊपर? यस, यू गॉट इट नाउ। उस समय में जो स्पीड था वो मैटर करेगा कि कितना जोर से टकराव हुआ, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर। एवरेज स्पीड हुआ जिस स्केलर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी को वेक्टर की तरह कोई डील नहीं करता, बेचारा बड़ा दुखी है, ठीक है। लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में बच्चे फंस जाते हैं। एवरेज स्पीड का डायरेक्शन के बारे में किसी भी बुक में कुछ नहीं लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total displacement to total time, total displacement to total time, ठीक है। आप कहोगे एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर इज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है। अब सोचो कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बाय दिस मिल जाएगा। लेकिन कोई अगर डायरेक्शन पूछेगा तो क्या कहेंगे?
अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन किए थे। थोड़ा ये एक्सप्रेशन को देख के आप बता सकते हो क्या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? मैं आपके अंदर वो काबिलियत चाहता हूं कि आप भी एनालिसिस करके बता दो कि व्हाट इज द डायरेक्शन। यू सी टाइम इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विल हैव ए डायरेक्शन सेम एज डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? कहने का मतलब ये है अगर कोई पार्टिकल यहां से चलने लगा, आते आते इधर से जा रहा था, जब वो यहाँ पे पहुंचा उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है और कुछ टाइम लगा है, तो यहाँ पर उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? क्योंकि रास्ता को टेंजेंट टू द पाथ होता है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। खाली दोनों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मैं VI लिख रहा हूँ। VI मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान रहे इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन द डायरेक्शन टेंजेंट टू द पाथ। समझ में आया क्या? तो व्हाट यू ऑब्जर्व द एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो उसी चीज को लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ V average is in direction of total displacement, in the direction of total displacement। ये हम एवरेज वेलोसिटी भी देख लिए, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी भी देख ली, ठीक है? तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो सारा चीज समझ में आ रहा है, ठीक है? मैं ये एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करना चाहूंगा ताकि आपका आइडिया ज्यादा क्लियर हो जाए। ध्यान रहे कोई आपको पूछने वाला नहीं है मैं क्यों पढ़ाया, क्योंकि मुझे चाहिए आगे की काइनेटिक्स समझाने के लिए। नो वन विल आस्क यू डिफाइन एवरेज वेलोसिटी। अरे 11th का फिजिक्स इतना भास्ट है, इतना भास्ट है, इधर कहाँ पढ़े रहेंगे? ये सब कुछ पढ़ाएंगे भी नहीं, खाली स्टेटमेंट बोलेंगे आगे निकल जाएंगे और इसके ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन हर एक न्यूमेरिकल की बैकग्राउंड में ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है? जैसे आपको कोई 2 स्टेबल, 3 स्टेबल, 4 स्टेबल नहीं पढ़ाएगा, लेकिन आपको मालूम होना जरूरी है क्योंकि आगे हर जगह काम में आता है। एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ये सब चीजें आपको समझ में आना जरूरी। बस आप लोगों को कितना समझ में आया नहीं आया जानने के लिए मैं छोटा सा चीज पूछता हूँ। सपोज आई से ए पार्टिकल इज रेस्ट इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में 9 बजे से 12 बजे तक पार्टिकल रेस्ट में है। कौन सा स्टेटमेंट बताता है? मैं 2 स्टेटमेंट बताने वाला हूँ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बताता है कि पार्टिकल 9 से 12 बजे तक रेस्ट में है? इफ इन दिस इंटरवल इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0, if in this interval its distance moved is 0। कौन सा केस में हम कहेंगे कि पार्टिकल रेस्ट में? इन द इंटरवल डिस्टेंस मूव अगर 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो हो सकता है घूम फिर के वापस आ गया होगा, है ना? जहां से गया वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना कोई बात नहीं है। अच्छा, जब हम गाड़ी में जाते हैं ओला हायर करके या फिर मीटर वाला टेम्पो हायर करके, ऑटो हायर करके जाते हैं, वी पे हिम एज पर द डिस्टेंस मूव्ड और एज पर द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड? डिस्प्लेसमेंट। अबे तू गाड़ी से निकलेगा, घूम फिर के फिर घर पे आ जाएगा, बोलेगा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, पैसा क्यों लेगा? ऐसे बोलेगा उसको? नहीं, वी पे हिम एज पर द डिस्टेंस मूव्ड। नहीं? अच्छा, राउरकेला स्टेशन से हावड़ा स्टेशन तक आप जाओगे, कोई कार में जाएगा बाय रोड, कोई ट्रेन में जाएगा बाय रेल, कोई एयर से जाएगा बाय प्लेन, किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? बाय रोड की बाय रेल की बाय एयर? सेम। तो ये बेसिक चीजें आपको आता है, ये बेसिक चीजें आपको आता है, ठीक है ना? तो ये बेसिक चीजें आपको आता है। अब मैं बस आपको बताने के लिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन खाली करवा दूंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 and 7 वी हैव सीन।
अभी बाकी है हमें समझाने के लिए व्हाट इज एक्सीलरेशन। बट बिफोर दैट थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स लगेगा। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन है, और ये कहां से गया? सपोज हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल moves to east with say 2 meter per second for 3 seconds, ठीक है, 3 seconds, then takes rest for 5 seconds and then moves to north with 4 meter per second for 2 seconds. Find overall average speed and average velocity of particle। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई नहीं पूछेगा, ध्यान रहे, नोटेड बिलो, नो वन विल आस्क यू दिस क्वेश्चन। फिर क्यों कर रहे हैं सर? अरे चाहिए भाई, मुझे आगे चाहिए, प्रोजेक्टेड मोशन पढ़ाऊंगा, एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो आपको जानकारी तो होना जरूरी है। हाँ, तो ये था। तो क्या हुआ, थोड़ा सोल्यूशन को हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। क्या है, पार्टिकल मूव्स टू ईस्ट विथ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 3 सेकेंड। ईस्ट की तरफ गया, 2 मीटर पर सेकेंड में गया, 3 सेकेंड के लिए गया, आके यहाँ कहीं पहुंच गया होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे 5 मिनट का उसका सांस फूल गया भागते भागते, 5 सेकेंड का रेस्ट लिया। फिर क्या हुआ, फिर वो नॉर्थ की तरफ गया, क्या स्पीड में गया, इधर आ रहा था, इधर जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड में, कितना समय के लिए, 2 सेकेंड्स के लिए गया, है ना। फिर आके इधर कहीं रुक गया, आफ्टर मूविंग फॉर 2 seconds it stops। नाउ पहला चीज हमें निकालना है टोटल टाइम ऑफ मोशन। टोटल टाइम ऑफ मोशन, क्योंकि यही तो चाहिए दोनों में। एक हुआ टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम, दूसरा हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम। टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना हुआ, क्या कोई मुझे बताएगा? ये 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड का हवा खा रहा था, उसको भी जोड़ेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में ये टाइम भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू 3 + 5 + 2 इज 10 सेकेंड। अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा टोटल डिस्टेंस मूव, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड? Total distance moved during this period is how much coming out to be? It is coming out to be 6 meter. 6 meter. Is 6 meter. 8. Plus 8 meter. है ना? 6 meter plus 8 meter, that is equal to 14 meter. Total displacement is equal to, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट किया, यहां पे गया है, ये सब का डिस्प्लेसमेंट है, ये 6 मीटर और ये 8 मीटर है। तो ऑब्वियसली टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 मीटर। सो द टोटल एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस था 14 by total time is how much? 10 seconds. So it is coming out to 1.4 meter per second. Average velocity कितना आया? Average velocity is 10 by 10 is 1 meter per second.
क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? सिंपल सा क्वेश्चन है, खुश होने की एकदम कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको कोई नहीं पूछने वाला। ये आपको जानना जरूरी पड़ेगा आगे चल के। जो लोग हायर चीजों के लिए सोचना चाहते हैं, स्कूल वालों का तो क्या, अभी देखो बोर्ड तो कैंसिल हो गया, क्या हाल होगा आगे कुछ पता नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे नहीं, हाँ पक्का 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 लिखेंगे अगर हमें पूछा गया है, लेकिन अक्सर वो मैग्नीट्यूड ही पूछ लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ऐसे करके पूछेंगे तो डायरेक्शन भी लिखेंगे। अब ऐसे अगर आप लिखना चाहोगे, इफ यू टेक दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, हाउ इजी इट इज। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा बताओ? इट विल बी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 6i कैप 8j कैप। टाइम कितना हुआ? 10 सेकंड्स। तो 6i कैप प्लस 8j कैप बाय 10। सिंपल। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना है और क्या? एवरेज वेलोसिटी मतलब यू हैव टू राइट द डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। ओके, ये आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड समझ में आ गया। अब मैं बताना चाहता हूं व्हाट इज एक्सीलरेशन। ये एक नया इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सीलरेशन, जिसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी देयर आर टू टर्म्स सिमिलरली, जैसे वेलोसिटी में होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं। लेकिन जो एवरेज एक्सीलरेशन है ना, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। किसी चीज का एवरेज एक्सीलरेशन जानने से किसी काम में नहीं आता है वो, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट ऑफ नो यूज। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, when I say acceleration you should mean instantaneous acceleration. What it is? It is defined as the rate of change in velocity. It is defined as the rate of change in velocity. ध्यान रहे, you write A is a vector given by dv by dt, rate of change in velocity. सारे माइनर क्लासेस में जब आप एक्सीलरेशन की बात कर रहे थे तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में था। आप लोग कोई कॉर्ड पाथ मोशन के बारे में नहीं सोचे थे, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में था, तो हम एक्सीलरेशन निकालने में v2 माइनस v1 कर देते थे और इसको क्या लिख देते थे v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, और यहाँ पे v2 को स्पीड का वैल्यू डाल देते थे, ठीक है। v2 v1 की जगह स्पीड का वैल्यू डाल देते थे। लेकिन हो सकता है कि कोई पार्टिकल टेढ़े मेढ़े रास्ते में जा रहा है, तो हमें याद रखना चाहिए इट इज v2 माइनस v1 बाय डेल्टा t। सो व्हाट इज dv? dv इज change in velocity in a small interval of dt seconds, ठीक है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर है। वेलोसिटी बदल गया कब कहेंगे? जब उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा या डायरेक्शन बदल जाएगा या फिर दोनों बदल जाएंगे। मैग्नीट्यूड बदल गया तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गया, डायरेक्शन बदल गया तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गया, है कि नहीं? अच्छा, अब ये एक्सीलरेशन क्या है? v का बदलने के साथ एक्सीलरेशन का क्या रिलेशन है? अगर किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी धीरे धीरे बदल रहा है, मींस चेंज इन वेलोसिटी इज टेकिंग वेरी लविशली, वेरी स्लोली, दैट मींस ए स्मॉल एक्सीलरेशन। वेलोसिटी फटाफट बदल रहा है तो हम कहेंगे इट इज लार्ज एक्सीलरेशन। When the change in velocity takes place in a small interval of time, you say it is large acceleration. और वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है तो ज्यादा एक्सीलरेशन है, धीरे धीरे बदल रहा है कम एक्सीलरेशन है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब एक्सीलरेशन का दो चीज हुआ, एक वेक्टर है, उसका एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन के बारे में हम देखेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में अभी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अगर वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है तो ज्यादा एक्सीलरेशन है, धीरे धीरे बदल रहा है तो कम एक्सीलरेशन है। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बदल रहा है तो ज्यादा एक्सीलरेशन है, धीरे धीरे बदल रहा है तो कम एक्सीलरेशन है। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको दो पार्टिकल का मोशन दिखा रहा हूं, ठीक है। दो पार्टिकल का मोशन दिखा रहा हूं, पार्टिकल ए और ये डिफरेंट टाइम ए और बी। सपोज मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी। Just I'm writing at t is equal to 0 time t,
t इक्वल टू 0 में इसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, यूनिट नहीं लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड 2 था, इसका था 6। अच्छा, फिर t इक्वल टू 1 में इसका हो गया 5, इसका हो गया 8। ठीक है, तो ये t इक्वल टू 2 में इसका हो गया वेलोसिटी कितना हो गया, ये 8, इसका हो गया 10। अब ये दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी को थोड़ा ध्यान से देखिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर चेंजिंग। क्या इसको देख के आप बता सकते हो कि कौन सा पार्टिकल का एक्सीलरेशन ज्यादा है, ए का कि बी का? ए का कि बी का? देखो वेलोसिटी हरदम बी का ज्यादा है। शुरू में 6 था, फिर 8 था, फिर 10 था, इसका 2 था, इसका 5 था, इसका 8 था। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं देखना है, एक्सीलरेशन देखने के लिए क्या देखना है? चेंज इन वेलोसिटी। 1 सेकंड में ए का चेंज इन वेलोसिटी हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, जबकि बी का हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर इन फर्स्ट सेकेंड, दैट ऑफ बी इज लेस इन द फर्स्ट सेकेंड। सेकेंड सेकेंड में देखेंगे तो ए का चेंज इन वेलोसिटी इज अगेन 3, बी का चेंज इन वेलोसिटी इज अगेन 2। That means you see in every second change in velocity of A is more than change in velocity of B। हर सेकंड में A का वेलोसिटी जितना बदलता है B का वेलोसिटी भी बदलता है, लेकिन उससे कम बदलता है। तो एक्सीलरेशन किसका ज्यादा है, A का कि B का? अब क्या कहोगे, किसका वेलोसिटी जल्दी बदल रहा है? Yes, so from this table itself you are able to see that acceleration of A is more than acceleration of B। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, क्योंकि वेक्टर में बड़ा छोटा नहीं होता है। कोई वेक्टर ऐसा है A, कोई वेक्टर ऐसा है B, you cannot write B is greater than A। नो, मैग्नीट्यूड ऑफ B is greater than मैग्नीट्यूड ऑफ A, ये लिख सकते हो। वेक्टर में छोटा बड़ा नहीं होते, सब बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। ध्यान से देखो हम क्या बात कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिसका वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। हम लोग काइनेटिक्स प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे फॉर क्लास 11। अभी तो हम बैकग्राउंड ही बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लो और थोड़ा ध्यान से देखो। जो लोग इंटेलिजेंट है वही लोग बता पाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी हमें पता ये करना है कि whose acceleration is more। मैं 2 केस ले रहा हूं। एक केस हुआ, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस बराबर है। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, दोनों सर्कल का रेडियस बराबर है। हाँ, ये एंट्रेंस में आ सकता है क्योंकि कंसेप्चुअल है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल A है, वो चल रहा है क्या स्पीड में, से इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज ए पार्टिकल व्हिच इज मूविंग कंटिन्यूअसली विथ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। A and B are moving with constant speed whose acceleration is more। हमें पता करना है किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। थोड़ा रुको, थामा। क्या बोल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। क्या स्पीड कांस्टेंट है तो तब भी एक्सीलरेशन हो सकता है। ए पार्टिकल इज मूविंग विद कंटिन्यूअसली विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तब भी उसका एक्सीलरेशन हो सकता है क्या? चलो पहले सोचते हैं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इट्स वेलोसिटी चेंजिंग। कभी वो यहां पर था तो वेलोसिटी ऐसे था, कभी वेलोसिटी ऐसे था, कभी वेलोसिटी ऐसे था। वेलोसिटी चेंजिंग, हियर वेलोसिटी चेंजिंग बिकॉज़ ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है कि नहीं? डायरेक्शन के चलते। तो अब देखना है इसका भी वेलोसिटी बदल रहा है, इसका भी वेलोसिटी बदल रहा है। किसका वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है? जिसका वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है उसका ज्यादा एक्सीलरेशन है। सो सिंपल नहीं? चलो, शुरू में इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, इसका भी इस डायरेक्शन में था। कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, इसका वेलोसिटी भी ऐसे हो जाएगा। हाँ, ये तो सही है।
अब ये ए से ए डैश पहुंचने के लिए ज्यादा समय लगेगा कि बी से बी डैश जाने के लिए ज्यादा समय लगेगा? ए टू ए डैश में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि बराबर डिस्टेंस जाना है। ये 5 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, मतलब ये फटाक से पहुंच जाएगा यहाँ पे, ये धीरे धीरे पहुंचेगा। मतलब ए को अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को उल्टा करने के लिए जितना समय लगता है, बी उससे कम समय में डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर देता है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे? बी इज सफरिंग चेंज इन वेलोसिटी वेरी फास्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए। मतलब किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, ए का कि बी का? बी का, क्योंकि बी का डायरेक्शन जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या कहेंगे? इधर आंसर हुआ बी, क्योंकि बी का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऑफ बी इज मोर देन एक्सीलरेशन ऑफ ए। एक्सीलरेशन ऑफ ए देख लो, समझ में आया? क्योंकि b का भी वेलोसिटी बदल रहा है, a का भी वेलोसिटी बदल रहा है, लेकिन b को अपना वेलोसिटी b का वेलोसिटी बदल रहा है क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, a का भी डायरेक्शन बदल रहा है। a को अपना डायरेक्शन उल्टा करने के लिए ज्यादा समय लगता है, b तो जल्दी से उल्टा कर देता है, मतलब वेरी क्विकली इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सो वेयर एक्सीलरेशन ऑफ b इज मोर। समझ में आ गया? नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल टू बेटर वे एक्सप्लेन यू। सपोज आई गिव यू ए केस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्किल। अब दो पार्टिकल है ए और बी, ठीक है? ए एक पार्टिकल है, ए चलने लगा कितने में? 5 मीटर पर सेकंड में। बी एक पार्टिकल है, बी भी चलने लगा कितने में? दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं। इन फिगर शोन both A and B move with same constant speed. Whose acceleration is more? पहले बताओ कि उनका एक्सीलरेशन हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी बदल रहा है। शायद मैं इतना तो उम्मीद रखूंगा कि आप लोग पक्का बता दोगे किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, ए का कि बी का? जो अपना अभी दोनों का एक्सीलरेशन हो रहा है बिकॉज़ दे आर चेंजिंग देयर डायरेक्शन। जो अपना डायरेक्शन को जल्दी जल्दी बदल रहा है, जो अपना डायरेक्शन को जल्दी उल्टा कर देगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, जो अपना डायरेक्शन को धीरे धीरे उल्टा करेगा उसका एक्सीलरेशन कम है। हाँ बताइए, कौन अपना डायरेक्शन को जल्दी उल्टा करेगा, ए और बी? ए, क्योंकि ए को यहां तक आने के लिए कम समय लगेगा भैया, ये यहां तक आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा थोड़ा सा डिस्टेंस। बी को तो लंबा डिस्टेंस होना, यहां पर आके पहुंचेगा, कभी जाके उल्टा होगा। बी विल टेक मच मोर टाइम टू कम हियर बिकॉज़ इट हैज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस। ऑब्वियसली एक्सीलरेशन ऑफ ए इज मच मोर देन एक्सीलरेशन ऑफ बी अगेन, क्योंकि ए इज चेंजिंग डायरेक्शन वेरी फास्ट। I hope I am able to explain you the fundamentals of acceleration. ठीक है? ठीक है, fundamentals of acceleration में आपको समझा पाया। और आज की क्लास में हम लोग देखिए what is the scope of discussion of kinematics. Then we saw what is rest and motion. Then we saw what is distance and speed. Then we saw the average speed and average velocity. And then we saw the acceleration. इतना नॉलेज को बैकग्राउंड में रख के हम लोग 11th क्लास का काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं ये सब चीजें यूज होने लगेंगे। जैसे आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ना तो देखोगे ये जो एक्सीलरेशन है, दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, v स्क्वायर बाई r। दोनों केस में r बराबर है, जिसका v ज्यादा है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। दोनों का स्पीड बराबर है, जिसका r कम है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। तो there you are going to understand as a formula, but here I am trying to explain you the basics. Why so? मेरा पढ़ाने का तरीका वही है, I go with pure science। ठीक है, ऐसा होता है वैसा होता है, थोपने वाला नहीं हूँ। 2 साल में मैं आपको जो भी कुछ पढ़ाऊंगा हर चीज का why बताऊंगा। कहीं स्किप कर गया तो आप पूछ सकते हो। मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको नहीं दूंगा जिसका why किसी को मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा क्यों होता है? नहीं हमारे सर बोले थे, नहीं बुक में लिखा है, नो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा है। हाँ वैसे कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे जिनका व्हाई मैं नहीं बता पाऊंगा, बट दे आर ऑल डेजिग्नेटेड एज लॉज।
Law means something which cannot be proved but can be experimentally verified. Every mass attracts every other mass. Why? No one knows. Law of nature. भगवान की माया है, ऐसा होता है ना? Every mass attracts every other mass. वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? तो आपको सिंसियर अपील है कि आज की क्लास को बढ़िया से पढ़ के आओगे। अगले क्लास हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। अभी मैं लिख दिया काइनेमेटिक्स, लेकिन 11th का काइनेमेटिक्स अगले क्लास से सिस्टमेटिकली स्टार्ट होगा। और पहले क्लास में ही हम लोग देखेंगे व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी के रंग रूप, फिर उसके बाद देखेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, फिर देखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। धीरे 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 चीजों को आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir. Thank you.